हेलो एवरीवन। वेलकम टू इकोनॉमी दिस वीक। सॉरी, मेरी वॉइस में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए बिकॉज अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, कुछ दिनों से चला हुआ, इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से लेक्चर्स भी नहीं आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू इकोनॉमी दिस वीक। दिस इज अ बैकलॉग सेशन जो कि हमने काफ़ी टाइम से कवर नहीं किया था, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स दैट हैव अपीयर्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स बिटवीन 10th and 20th of November this year. So let us discuss this first article that appeared in Indian Express Explained series. What are active and passive equity funds? एक्चुअल में रेफरेंस क्या है, ये क्यों इतने ज़्यादा ठीक है न्यूज़ में है। बिफोर दैट यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे एरर है, लास्ट में हम इसका आंसर जरूर देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस आर्टिकल? रिसेंटली क्या हुआ है कि देयर हैज बीन अ मैसिव राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है स्पेशली, राइट, एंड दैट टू नॉट related to foreign direct investment, but that is mainly related to your equity funds, ठीक है। And equity is not the direct investment, it is basically, right, it is basically related to share markets etc. And in last year also, uh, in 2 or 3 years back they had asked this question कि इनमें से एफडीआई की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज होगी, कौन सी नहीं होगी। देन शेयर मार्केट्स में आप जो पैसा लगा रहे हैं, दैट इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड in terms of FDI because right, this is called as a portfolio investment, right? So in portfolio investment category, जो इक्विटी फंड्स हैं, राइट, एक्टिव एंड पैसिव इक्विटी फंड्स, इनमें रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्च हुआ है, स्पेशली एक्टिव इक्विटी फंड्स में। इंडिया में लास्ट क्वार्टर में अराउंड 74,000 करोड़ रुपीस का मनी का इनफ्लो हुआ है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन वो कॉन्सेप्चुअल जरूर पूछते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एक्टिव इक्विटी फंड्स। एक्टिव इक्विटी फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर को हायर किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, राइट। सो एक्टिव फंड्स आर दोज फंड्स जिन फंड्स को जो है फंड मैनेजर चला रहा है, राइट। देयर इज अ फंड मैनेजर एंड दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजर इज बेसिकली रनिंग दोज इक्विटी फंड्स। अब ये फंड मैनेजर, क्योंकि इसमें इसकी एक्टिव चॉइस होती है इन डिसाइडिंग वेदर टू बाय और होल्ड और सेल सर्टेन सिक्योरिटीज इन द मार्केट। व्हाट इज अ फंड? बेसिकली स्टॉक मार्केट में फंड का मतलब होता है कोई एक ऐसा, ठीक है, कोई एक ऐसा एग्रीगेशन आपने क्रिएट कर दिया जिसमें बहुत सारी इक्विटीज, बहुत सारी सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी, इक्विटी एटसेट्रा, इन सब चीजों का एक कलेक्शन आपने बना दिया, दैट इज योर फंड। अब ये फंड कैसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, और उस म्यूचुअल फंड का अगर कोई फंड मैनेजर है तो वो डिसाइड करेगा कि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, ये मुझे कहाँ लगाना है। इट मीन्स वो म्यूचुअल फंड जिसे फंड मैनेजर के द्वारा चलाया जा रहा है, वो म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फंड मैनेजर टू रन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंड। एंड दिस फंड मैनेजर इज बीइंग हायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। समझ रहे हो, इनडायरेक्टली इन्वेस्टर के द्वारा ये हायर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स इस फंड में पैसा लगा रहे हैं एंड फंड मैनेजर इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इट फर्दर, ऐसी जगह जहां उसे लगे कि वहां से रिटर्न ज्यादा आ सकता है। दिस इज बेसिकली योर एक्टिव फंड। सो देयर आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड। अब क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, उनको हायर किया जा रहा है, तो इस केस में बेटर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज होती है। इट मीन्स अल्फा बेटर होगा। लास्ट ईयर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा 2023 में कि विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, बीटा टर्म का क्या मतलब होता है। सो देयर आर टू फेमस टर्म्स, अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज बीटा इन अ स्टॉक मार्केट? बीटा इज कि आपका जो जनरल स्टॉक मार्केट अगर इस तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर इतना वॉलेटाइल है, समझ रहे हो, पहले ग्रो किया, फिर डिप किया, ग्रो किया, डिप किया। सो वॉलेटिलिटी का लेवल क्या है, ठीक है, कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना वॉलेटाइल है, कितना जल्दी ये ऊपर जा रहा है, कितना जल्दी ये नीचे जा रहा है, वॉलेटिलिटी कितनी है। ये वॉलेटिलिटी बीटा दिखाता है। अल्फा दिखाता है
कि आपका स्टॉक मार्केट मान लीजिए ये ये कुछ इस ट्रेंड में, स्टेबल ट्रेंड में ग्रो कर रहा है, या फिर मान लीजिए स्टॉक मार्केट मान लीजिए इस ट्रेंड में ग्रो कर रहा है या इस ट्रेंड में ग्रो कर रहा है, उसके कंपैरिजन में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के, पूरे मार्केट के कंपैरिजन में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के प्रॉफिट कितने ज्यादा है, दैट वुड रिफ्लेक्ट द अल्फा. अल्फा इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, बीटा इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी इन द मार्केट, राइट, स्टेबिलिटी इन द मार्केट. सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे. सो नाउ व्हेन वी हैव कवर्ड एक्टिव फंड्स, we need to cover passive equity funds also. Now, what are passive equity funds? They are usually called as index funds or exchange traded funds. अब ये इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है? देयर इज समथिंग नोन एज इंडेक्सेशन. जब भी आपको इंडेक्सेशन कोई कहे कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, इंडेक्सेशन मीन्स कोई एक पर्टिकुलर चीज है, चीज ए, ठीक है, मान लो ये कोई बॉन्ड हुआ, बॉन्ड माने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुई, ठीक है, मान लीजिए कोई भी दूसरी चीज हुई, कोई पेपर हुआ. अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड की वैल्यू या फिर इस पेपर की वैल्यू या फिर किसी भी इस कोई दूसरी चीज ये हो सकती है, इसकी वैल्यू को जब आप ट्रैक कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक गुड लाइक बी, ठीक है, मान लो देयर इज समथिंग जो कि राइट, देयर इज अ बी गुड, देर इज ए गुड कोई आपका बॉन्ड हो गया, राइट, कोई चीज है जिसे हमने ए कहा, कोई दूसरी चीज है जिसे हमने बी कहा. अब ये बी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए गोल्ड हो गया, राइट. अब गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे जब आप किसी इस ए चीज के प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन. सो देर आर सर्टेन इंडेक्स फंड्स ऑल्सो. ये फंड क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉर एग्जाम्पल देर इज निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, ये क्या करेगा, जो 50 स्टॉक मार्केट की, ठीक है, निफ्टी की सबसे बड़ी जो 50 कंपनियां हैं, इनके शेयर के प्राइसेस किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं, उसी को ट्रैक करेगा ये निफ्टी 50. समझ रहे हो, दिस इज नोन एज योर इंडेक्स फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द अदर on the basis of the prices of the other goods, other commodities or other shares, other stocks. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फंड के प्राइसेस डिटरमाइन कर रहे हो, दैट इज योर इंडेक्स फंड्स. ऐसे ही होते हैं कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपके इंडेक्स फंड्स ही होते हैं, राइट. अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है, दे आर बेसिकली फंड्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अब ये स्टॉक भी हो सकता है, कोई गुड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देर इज समथिंग नोन एज गोल्ड ETF. गोल्ड ETF एक ऐसा फंड क्रिएट किया गया होगा जिसके एक इक्विटी या एक शेयर की वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू के बराबर होगी. समझ रहे हो बात को, सो दैट इज योर गोल्ड ETF. फॉर एग्जाम्पल देर इज भारत बॉन्ड ETF. भारत बॉन्ड ETF एक ऐसा ETF है जिसमें कि 22 सबसे बड़ी PSUs, जो गवर्नमेंट की PSUs हैं, उनके शेयर्स के प्राइसेस के बेसिस पे भारत बॉन्ड ETF के प्राइसेस डिटरमाइन हो रहे हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स, इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. अब ये पैसिव फंड हुए क्योंकि इनके प्राइसेस को डिटरमाइन करने में, इसे परचेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इनको डिटरमाइन करने में कोई भी फंड मैनेजर आप परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट खुद, ठीक है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट खुद ये डिटरमाइन कर रहा है कि इनके प्राइसेस क्या होंगे, राइट. तो वो चीजों में जब किसी भी एक्सपर्ट का रोल ना हो, दे आर नोन एज योर पैसिव फंड्स. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, जो कि ट्रेड हो रही है किसी भी स्टॉक मार्केट में, उस बास्केट ऑफ सिक्योरिटी के बेसिस पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक शेयर की वैल्यू लगाई जाती है. नाउ ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं. हाउ? क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ये पैसिव फंड्स होते हैं. इसमें कोई भी, ठीक है, आप एक्सपर्ट हायर नहीं कर रहे हो ये डिटरमाइन करने में कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. वो ऑटोमेटिकली जाएगा. मान लीजिए भारत बॉन्ड ETF में अगर आपने पैसा लगाया, तो उन 22 कंपनियों में ऑटोमेटिकली वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा. आपने भारत बॉन्ड ETF का एक शेयर अगर खरीदा, इट वुड मीन कि 22 के 22 कंपनियों के शेयर आपने खरीदे हैं कलेक्टिवली, इसलिए इसके प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं. लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो है, दे कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव, एक्टिव एज वेल एज पैसिव. कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें कि आप फंड मैनेजर को हायर करते हो, ठीक है, जिसको चला रहा होता है कोई फंड मैनेजर, वो एक्टिव म्यूचुअल फंड होंगे. कुछ होते हैं देखो पैसिव म्यूचुअल फंड. नॉर्मली ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो लो रिटर्न लो रिस्क के होते हैं,
ठीक है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स यूजुअली हाई रिस्क के होते हैं क्योंकि यहाँ पर डिसीजन ले रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन जो आपके पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं ये नॉर्मली बहुत लो रिस्क के और लो रिटर्न के फंड्स होते हैं और इसमें कोई भी इंडिविजुअल का ज्यादा रोल नहीं रहता है। इन दीज म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली यू इन्वेस्ट इन दीज म्यूचुअल फंड्स और ये आपको पहले गारंटी देते हैं कि ठीक है हम जो है आपका पैसा या तो गोल्ड में लगाएंगे, ठीक है, या कहीं और लगाएंगे। तो यहाँ पहले प्री डिसाइडेड होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सो दीज आर सम क्रूशियल डिटेल्स जो कि आपसे पूछी जा सकती है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। आई होप ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इंडियन फाइनेंस मार्केट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स में से कौन सी चीज है सही है। Active funds are those funds which involve the active choice of fund managers to select the fund options for the investment. We have already seen this statement is correct. Passive funds usually witness more alpha value compared to the active mutual funds. No, हमने ये ऑलरेडी रॉन्ग डिसाइड किया हुआ है। पहले हमने देख लिया कि पैसिव फंड्स आर यूजुअली सिक्योर्ड फंड्स, लेकिन ठीक है ये काफी सिक्योर होते हैं, काफी सेफ होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिट वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रहती है क्योंकि आप कोई एक्सपर्ट को इसमें हायर नहीं कर रहे हो। नेचुरली जो आपको प्रॉफिट मिलने चाहिए वो ही प्रॉफिट आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। सो देयर इज समथिंग नोन एज ऑर्गेनिक प्रॉफिट जो कि पैसिव फंड में आपको मिलता है। लेकिन अब अल्फा क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा कि भैया कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, दैट इज योर अल्फा। So this is the wrong statement. And Bharat Bond ETF is an example of active fund. No, we have already seen Bharat Bond ETF means you are basically investing in those 22 big government companies, right? So statement correct है, सिर्फ only one statement is correct, right? So these are the uh, things जो कि आपसे प्रीलिम्स में अच्छी चीजें पूछी जा सकती है। Now already there has been a question regarding credit rating agencies. PYQ 2022 का है, इसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ट्रिकबाजी इसमें ज्यादा आपको नहीं करनी थी, एलिमिनेशन से पूरा काम हो जाना था। क्वेश्चन पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आप 2021 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे एक अलग से चैप्टर है। उसमें ये बात शुरुआत में लिखी गई थी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में सेबी रेगुलेट कर रहा है। यही स्टेटमेंट हटा देने से आपके पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज हाउ दे बिल्ड योर आंसर्स और ये 2022 के प्री में आया था, राइट क्वेश्चन। सो इस तरीके के क्वेश्चन वो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होते हैं। ये दो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और ना ही हमने ये रटना है, राइट। सो नाउ प्लीज पॉज योर वीडियो थोड़े टाइम के लिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हम इसका जो है ठीक है इसका आंसर लास्ट में अगेन देखेंगे। रिसेंटली हुआ क्या है, मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका यूएस में क्या फर्क पड़ेगा, अगर ऐसा ही स्टेप इंडिया के रिगार्डिंग लिया जाए तो उसका इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा, और यूएस में ये स्टेप हुआ है उस स्टेप का इंडिया में इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा कि मूडीज ने नेगेटिव में ठीक है इनकी आउटलुक दिखा दी है। व्हाट डज आउटलुक मीन, आउटलुक मीन्स कि फ्यूचर में आपके जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बॉन्ड हुए, ठीक है, ये जो फ्यूचर में है बॉन्ड डिबेंचर एटसेट्रा ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, दिस इज योर आउटलुक। सो मूडी ने कहा है कि यूएस के बॉन्ड जो है फ्यूचर में कमजोर, ठीक है, या फिर नेगेटिव परफॉर्म करने वाले हैं। ये दिखाता है कि क्रेडिट वर्दीनेस अमेरिकन बॉन्ड्स की चैलेंज हो गई है। अब इसका इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे। इवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ डाउनग्रेड कुड एक्सेजरबेट द फिस्कल कंसर्न्स फॉर यूएस, इट कुड मेक इट मोर कॉस्टली फॉर इन्वेस्टर्स टू बोरो मनी। यूएस में इसका फर्क ये पड़ेगा, मान लीजिए अगर इंडिया में भी ये हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोल रही है कि हमारे जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर हमारे जो बॉन्ड है जिसके बेसिस पे हम क्रेडिट लेते हैं वो बॉन्ड नेगेटिव परफॉर्म करने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है भैया, इंडिया में जो इन्वेस्टर है, मान लीजिए ऐसी अगर डिक्लेरेशन इंडिया के बारे में आए तो इंडिया में जो इन्वेस्टर है वो चीप कॉस्ट में कोई भी ठीक है लोन नहीं ले पाएगा, और अगर लोन नहीं ले पाएगा इंडियन इन्वेस्टर तो भैया वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा
उससे जीडीपी भी आपकी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। सो ये सिमिलर इफेक्ट पड़ेंगे। मान लीजिए अगर ऐसा इंडिया के बारे में भी इन्होंने बोला था, सिमिलर इफेक्ट यूएसए में भी पड़ने के चांसेस है। यूएस के गवर्नमेंट को भी बोरो करना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें हाई, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है बोरो करना पड़ेगा। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आप बोरो करेंगे चीजों को। सो दिस इज द थिंग। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? इन्फ्लेशन जो लोग बोलेंगे कि भैया हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर इन्फ्लेशन तो कम होता है, भाई सिर्फ आरबीआई के नजरिए से मत देखो, इन्वेस्टर के नजरिए से देखो। भैया यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टर है। अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर ये ले रही है, ठीक है, कर्जा ले रही है, इट मीन्स जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी वहां वहां इसकी इन्वेस्टमेंट या फिर जिस जिस चीज को बिल्ड करने में, जिस जिस सर्विस को देने में उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उस सर्विस का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि उसे लोन महंगा मिल रहा है। समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये आपके डिमांड साइड नहीं बल्कि सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन राइज इससे होगा डेफिनेटली, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं गवर्नमेंट के लिए या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक तरफ से मत देखा करो, दोनों तरफ से देखा करो चीजों को कि हाँ बढ़ सकते हैं, यस बढ़ सकता है। बिकॉज इकोनॉमी इज ए स्पाइरल, इट इज नॉट ए लीनियर थिंग। आप पाएंगे एक टाइम बाद इकोनॉमी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ से ये हो रहा है, इधर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था हाई इंटरेस्ट रेट से, इधर भी, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट से इधर से इन्फ्लेशन कम हो रहा था। हमने तो पढ़ा है कि आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, बट यहाँ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। यही चीजें इकोनॉमी में ऐसी चीजें हैं। तभी जब भी वो इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो उसमें कैन पूछते हैं, वो कभी शैल नहीं लगाते, ठीक है, वो कभी विल नहीं लगाते हैं, वो हमेशा कैन लगाते हैं। यस, बिकॉज इकोनॉमी इज अ बेसिकली कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ साइंस। नेक्स्ट आते हैं कि देयर आर थ्री मेन रीजंस फॉर दिस: the threat posed by rising interest rates, mounting debt burden, and polarized Congress that has been failing to agree the ways to tackle America's budget deficit etc. तो बजट डेफिसिट वहां पे बहुत बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका के जो बॉन्ड के प्राइसेस है ये भी काफी गिर चुके हैं। नाउ इंडिया पे इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? मिक्स्ड इफेक्ट पड़ेंगे। कभी मत सोचना कि इंडिया पे बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। हाउ? कि भैया यूएस गवर्नमेंट के जो, ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, जब यूएस के, ठीक है, जब यूएस के बॉन्ड्स या फिर यूएस के डिबेंचर्स हैं जब वो लेस अट्रैक्टिव बनेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया जैसी मार्केट में आएगा क्योंकि हमारे बॉन्ड ज्यादा सिक्योर उन्हें दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली मनी का इन्फ्लो इंडिया में होगा, बट मनी का इन्फ्लो कम भी तो होगा। हाउ? बिकॉज यूएस इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। सिंगापुर है, बिल्कुल है, ठीक है, मॉरिशस है, बिल्कुल है, ईयू है, बिल्कुल है, उसके बाद यूएस भी तो है। यूएस इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया। अब यूएस में अगर किसी फर्म को, यूएस मार्केट में किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है, कर्जा नहीं मिल पा रहा है इजीली, ठीक है, महंगा कर्जा उसे मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली वो जो उन्होंने इन्वेस्ट करना था पैसा वहां पे कर्जा लेकर के इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इंडिया पे नेगेटिव इफेक्ट भी पॉसिबल है, पॉजिटिव इफेक्ट भी पॉसिबल है, हालांकि मेजरली नेट पॉजिटिव होगा। व्हाई? बिकॉज यूएस एक मेजर इन्वेस्टर है बट नॉट द सोल इन्वेस्टर। यूएस इज अ मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया, यस, बट नॉट द सोल इन्वेस्टर इन इंडिया। बिकॉज यूएस की इन्वेस्टमेंट कम होने, ठीक है, जो यूएस की इन्वेस्टमेंट कम होगी इंडिया में उसको कंपेंसेट जरूर कर दिया जाएगा बाय द मोर इन्वेस्टमेंट जो कि अदर कंट्रीज से आएगी। Why more investment क्यों आएगी? Now the investors of those other countries like Singapore, like Mauritius, etc., they are feeling unsafe in US market, so they will come towards Indian market. So this is a possibility, right? So these are the things. अब फिर से वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रेडिट रेटिंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन सेकंड गाइस, पढ़िए। सॉरी, थोड़ी, ठीक है, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसी वजह से लेक्चर्स भी नहीं आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से। अभी देखते हैं, राइट? सो सॉरी फॉर द डिले। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट वन कह रही है द क्रेडिट रेटिंग इज ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स
can have an effect on both public as well as private investment in that country. Definitely yes. ये नहीं समझना है कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी तो सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। व्हाई? बिकॉज अगर गवर्नमेंट का डेट ही अनस्टेबल, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट डेटर इन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स। जब गवर्नमेंट का डेट ही जब ठीक है अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाए तो डेफिनेटली जो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो जो प्राइवेट डेट है वो भी एक तरीके से उसमें मार्केट में इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। देन पॉजिटिव आउटलुक ऑफ अ कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग्स generally leads to capital flight from that country. Now this word capital flight was directly asked in 2022 prelims. What is capital flight? When the capital is moving out of the country. अब अगर किसी कंट्री के पॉजिटिव आउटलुक हुई किसी बॉन्ड की तो डेफिनेटली उसमें उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, जाएगा नहीं वहां से। समझ रहे हो? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि इस कंट्री की मार्केट स्टेबल है, यहां जाकर के इन्वेस्ट करो, इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। तो डेफिनेटली इससे कैपिटल फ्लाइट नहीं होगा बल्कि कैपिटल इनफ्लो होगा। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रिमूव द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, और आपके पास ये दो ऑप्शन अब बचते हैं। नाउ द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इन एन इकोनॉमी। डेफिनेटली यस। हाउ? इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी कंट्री में पॉजिटिव आउटलुक होगी किसी बॉन्ड की, ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक होगी किसी बॉन्ड की, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से पैसा आएगा। बाहर से पैसा कैसे आएगा? लोगों के पास तो डॉलर है। अब देखो, जब वो भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे तो वो डॉलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो पहले जाएंगे एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज से मांगेंगे कि भैया डॉलर के बदले हमें रूपी दो। इट मीन्स एक्सचेंज में रूपी की वैल्यू, रूपी का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? एक्सचेंज में रूपी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब रूपी की डिमांड जैसे ही बढ़ी, भैया यहाँ से तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए क्योंकि रूपी स्ट्रांग हो गया है। हमने तो देखा है इन्फ्लेशन होता है रूपी के वीक होने से, बट रूपी यहाँ स्ट्रांग हो रहा है, तब तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। बट यही कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही ये रूपी की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है और डॉलर का इन्फ्लो इधर एक्सचेंज में होना शुरू हो जाता है, तो भैया रूपी मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब आरबीआई जानता है कि अगर रूपी मजबूत हुआ तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। वो कैसे कम होंगे? देखो मान लीजिए रूपी की वैल्यू आज थोड़ी कमजोर है, 80 रुपए इज इक्वल टू $1 मान लीजिए, तो यूएसए का एक पर्सन $1 में इंडिया से 80 रुपए की चीजें इंपोर्ट कर पा रहा है। अगर रूपी मजबूत हो गया तो ये प्राइस फॉल हो जाएगा 70 रुपीज इक्वल टू $1 के। इट मीन्स अब यूएसए का वही आदमी सिर्फ 70 रुपए की चीजें इंडिया से इंपोर्ट कर पा रहा है। तो हमारे एक्सपोर्ट हार्म होते हैं, हैम्पर होते हैं, ड्यू टू द राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसी राइज की वजह से आरबीआई बीच में इंटरवेन करेगा और आरबीआई इस रूपी को, ठीक है, इस डॉलर को यहाँ से परचेज करेगा फॉरेन एक्सचेंज से अपने पास, और फॉरेन एक्सचेंज में इस एक्सचेंज मार्केट में रूपी को और ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो करवा देगा। इट मीन्स मार्केट में पहले जितने रुपीज थे उससे ज्यादा रूपी वहां पे आ गए हैं। दिस इज नोन एज स्टेरलाइजेशन, जो कि इस साल क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीआई इसी प्रैक्टिस को स्टेरलाइजेशन कहा जाता है। राइट। अब जैसे ही आरबीआई स्टेरलाइजेशन करेगा, इट मीन्स रूपी ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में और इसी की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। व्हाई? बिकॉज इट विल कॉज स्लाइडिंग ऑफ द रूपी। हाउ? क्योंकि रूपी का इन्फ्लो आरबीआई के द्वारा एक्सपोर्ट को बनाए रखने के लिए ज्यादा कर दिया गया है। So definitely positive outlook of a country can have inflationary effect. Can तभी यहाँ पे लगाया गया है। Definitely yes. So 3 is also a correct statement. The inflation in an economy can lead to negative outlook of a country's credit rating. ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, पॉजिटिव आउटलुक से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन से नेगेटिव आउटलुक बढ़ रही है। मैंने कहा ना इकोनॉमी लूप में है, कभी एक लीनियर डायरेक्शन में मत समझो इसे। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया तो भैया जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं उन्हें एक मैसेज आता है भाई, इन्वेस्टर को एक, ठीक है, इन्वेस्टर को एक मैसेज आता है कि भैया यहाँ पर
आपके मनी की जो वैल्यू है, मनी का जो प्राइस है वो जल्दी इरोड हो रहा है। आज अगर मनी की रियल वैल्यू, ठीक है, आज अगर आप 100 रुपए में एक अच्छा बिस्कुट खरीद पा रहे हैं, कल उसी को खरीदने के लिए इस कंट्री में आपको 110 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इट मीन्स आज अगर 100 रुपए का बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, इसका प्राइस फॉल हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब इस 100 रुपए के बॉन्ड से आप आप सिर्फ 90 रुपए की चीज खरीद पा रहे हैं, बिकॉज मनी की वैल्यू इरोड हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अब वो इन्वेस्टर क्यों एक ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा जहां पे मनी की वैल्यू इरोड हो रही हो? तो डेफिनेटली यस, इससे नेगेटिव आउटलुक बढ़ सकती है। एंड देन फोर्थ, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन इंडिया। दिस इज, ये वो स्टेटमेंट थी जिसे आपको पहले ही हटा देना था, एंड योर आंसर शुड बी यस, 1, 3 एंड 4। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक ही जगह यहाँ पे देखे, ये आपको कवर हो गए होंगे ऑलरेडी। ये मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये लेक्चर लेके रखा हुआ है, तो ये उसका रिपीटेशन ही है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरबीआई को इस पे लिमिटेशंस लगा लेनी पड़ी है। लिमिटेशन क्या, कि आरबीआई ने रिसेंट, अब उससे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। रिसेंटली हुआ क्या है, आरबीआई ने पाया कि जो पर्सनल लोन कैटेगरी है, राइट, जो आपके पर्सनल लोन्स है, स्पेशली जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए, इसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अब ये क्यों हुई है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस ओपन हो गए हैं, बहुत सारे आपके नियो बैंक्स, बहुत सारे आपके ऑनलाइन बैंक्स, बहुत सारे आपके ऑनलाइन क्रेडिट एप्स एटसेट्रा ये ओपन हो गए हैं। इसकी वजह से आरबीआई ने पाया कि भैया इतना मैसिव राइज हो गया आपके पर्सनल लोन की कैटेगरी में, और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, इट मीन्स इसकी वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये लोन में डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास कुर्की करने के लिए बैंकों के पास कुछ नहीं है। सो दिस इज वाई आरबीआई ने इस पे इंक्रीज कर दिए जितने भी, ठीक है, जो जो आरबीआई ने अपनी नॉर्म्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी, और इस पे इस तरीके के जो पर्सनल लोन है उस पे आरबीआई ने जो रिस्क वेट है, कि भैया बैंकों को कितना पैसा अपने पास रखना है कंपेयर टू दिस पर्सनल लोन कैटेगरी, वो रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया गया है। इट मीन्स अगर अब अगर ठीक है, कितना इंक्रीज किया, 25 परसेंटेज पॉइंट्स। मान लीजिए अगर पर्सनल लोन, अगर आपको पहले रिस्क वेट रखा गया था 4% का, तो अब इसमें, ठीक है, 25, इट इज बेसिकली बेसिस पॉइंट्स, तो अब ये 4.25% कर दिया गया है। इट मीन्स हर 100 रुपए पे आपको 4.25 रुपए अब रखने पड़ेंगे एज ए रिस्क, एज अ रिस्क बफर। ठीक है, अगर आप 100 रुपए का पर्सनल लोन देते हो जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हाई मिलता है, तो उस 100 रुपए पे, हर एक 100 रुपए पे आपको 4.5 रुपीज अपने पास बफर रखना पड़ेगा, भैया अगर रिस्क आया तो कम से कम इस बफर का हम यूज कर पाए। तो डेफिनेटली इससे पर्सनल लोन्स को थोड़ी कमी मिलेगी, क्योंकि बैंकों को अपने पास अब ज्यादा बफर रखना पड़ रहा है, राइट, उनपे इस चीज की बफरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ गई है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से जो लोन्स हैं ये सिक्योर्ड लोन्स होंगे। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी या फिर जिसके पीछे कोई कोलेट्रल हो। कोलेट्रल मतलब अगर आपका लोन फेल हो जाए या फिर डिफॉल्ट हो जाए, तो डिफॉल्ट के केस में किसी कोई आपके पास बैंक के पास कोई चीज हो जिसकी की कुर्की करवाई जा सके, ठीक है, जिसकी जाकर के ऑक्शन करवाया जा सके। तो कार लोन आपका बिल्कुल सिक्योर्ड लोन होगा, होम लोन है, होम लोन में अगर डिफॉल्ट हुआ तो घर बेच दो, ठीक है। एंड देन मॉर्टगेजेस है, मान लीजिए आपने गोल्ड पे लोन लिया है, तो गोल्ड के मॉर्टगेजेस ये भी सिक्योर्ड लोन होंगे। बट क्रेडिट कार्ड में तो आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है भाई, समझ रहे हो, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, ये पर्सनल लोन है। एंड पर्सनल क्रेडिट बाय क्रेडिट मार्केट प्लेस, ठीक है, जैसे आपके आते हैं बड़े सारे ऐप है, 50-50 हजार रुपए ऐसे ही बांट लेते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नॉट सिक्योर्ड लोन्स, सो इन्हें हटा दो, ठीक है। और ये अ, ये क्रेडिट कार्ड लोन्स, ठीक है, ये भाई साहब को हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, एंड देन योर 1, 3 एंड 4 becomes the answer, right? So these are the things. Now दूसरा आपके लिए स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नाउ होम लोन इज अ सिक्योर्ड लोन व्हाइल क्रेडिट कार्ड इज एन अनसिक्योर्ड लोन। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, होम लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, यस, घर बेच सकते हैं आप अगर अगर आपका डिफॉल्ट हुआ, बट क्रेडिट कार्ड सिक्योर्ड लोन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देन while SARFAESI Act covers the secured loans,
It does not extend its coverage to unsecured loan. ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. आप बहुत लोग इसे रॉन्ग मार्क कर देते, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ सार्फेसी एक्ट को हम स्टडी करेंगे. अभी के लिए मैं आपको बता दूं, सार्फेसी एक्ट एक ऐसा एक्ट है इंडिया में जिसके तहत कुर्की करवाई जाती है बैंकों के द्वारा. ठीक है, कोर्ट में जाए बिना वो किसी भी सिक्योर्ड लोन के पीछे आपने जो कोलेटरल रखा हुआ है उसकी वो नीलामी करवा सकते हैं. और सार्फेसी एक्ट सिर्फ सिक्योर्ड लोन पे लागू होता है, अनसिक्योर्ड लोन पे नहीं. आंसर इज 1 एंड 2 ओनली. नाउ सार्फेसी एक्ट को आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वो चीजें बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी. हुआ क्या, 2007-8 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से अब अगेन इस क्राइसिस से पहले भी बासिल, ठीक है, बासिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने इसने इससे पहले भी, ठीक है, अपने नॉर्म्स इशू कर रखे थे, बासिल 2, बासिल 1 नॉर्म्स एटसेट्रा. इन नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की कोशिश की गई आफ्टर दिस 2007 एंड 2008 क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस. ये क्राइसिस मेजरली बैंकिंग क्राइसिस था यूएस में, राइट. और इसको देखते हुए इंटरनेशनल जो बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम है, उन्होंने सोचा कि भैया बैंकों पे थोड़ी और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाते हैं, ताकि जो जो अनमाइंडफुल जो लेंडिंग एक्टिविटीज है, उन अनमाइंडफुल, ठीक है, लेंडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट और बेहतर तरीके से किया जा सके. इसी चीज के लिए उन्होंने बासेल नॉर्म्स को, ठीक है, सामने रखा. इन बासेल नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव था कि भैया 2012 के आसपास तक आप इसे अचीव कर सके. और अगेन ये जो डेट है ये एक्सटेंड होती जा रही है, इवन 2022 में भी कई कंट्रीज इसे अचीव नहीं कर पाई है. इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को दो तरीके की आपकी कैपिटल रखनी पड़ेगी, टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल. नाउ व्हाट इज दिस टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल. टीयर 1 कैपिटल होता है एक ऐसा कैपिटल जो कि बैंकों का अपना पैसा होता है. समझ रहे हो, दिस इज बेसिकली अपना पैसा ऑफ द बैंक. अब ये कैसे अपना, ये बेसिकली एक ऐसा पैसा होता है जिसमें बैंक की अपनी लायबिलिटी कोई नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है इसे वापस करने की किसी को, ये उसका अपना पैसा होता है. अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1, एक होता है एडिशनल टीयर 1. कॉमन इक्विटी इज प्योरली अपना पैसा ऑफ बैंक, प्योरली, कि भैया इन्वेस्टर का बैंक में जो पैसा है, बैंक की अपनी जो कोर कैपिटल है, ठीक है, बैंक की इक्विटी कैपिटल जो इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, और डिस्क्लोज रिजर्व, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, गोल्ड रिजर्व हो गए बैंक के, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड पे बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब चीजें ये उनकी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में आती है. अब इसमें उन्हें कोई भी, ठीक है, कोई डिविडेंड ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई मैंडेट नहीं है कि आपको डिविडेंड ट्रांसफर करना ही है, ठीक है, या फिर इसमें कोई भी, राइट, कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि भैया फॉर एग्जांपल इक्विटी, अगर इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो बैंक के पास ये फ्रीडम है कि वो इन्हें डिविडेंड दे या ना दे, प्रॉफिट का हिस्सा दे या ना दे, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट. तो दिस इज बेसिकली कॉमन इक्विटी टीयर 1 बॉन्ड. देयर इज समथिंग नोन एज एडिशनल टीयर 1. ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें बैंक को कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ये उसका अपना पैसा है, लाइबिलिटी नहीं है, पे बैक किसी को नहीं करना है, अपना पैसा कंसिडर होता है. एडिशनल टीयर 1, इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरीके का डेट है, ये किसी बैंक ने डेट लेकर के रखा होता है, लेकिन ऐसा डेट है जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है. इसीलिए एडिशनल टीयर 1, आपने 81 बॉन्ड को सुना होगा, इसका नाम सुना होगा. 81 बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपना पैसा वापस निकाले या ना निकाले. बैंक चाहे तो उसे वो बॉन्ड का पैसा वापस करेगा, नहीं तो नहीं भी करेगा. देयर इज नो मैच्योरिटी डेट, ठीक है, इसीलिए इसे माना जाता है सबऑर्डिनेटेड टू द मोस्ट सबऑर्डिनेट डेट ऑफ द बैंक. कि बैंक ने सबसे, ठीक है, सबसे इजी जो डेट लिया हुआ है उससे भी इजी डेट ये कंसिडर होता है, सबऑर्डिनेटेड टू द मोस्ट सबऑर्डिनेट डेट ऑफ द बैंक. तो लास्ट में पे बैक, सबसे लास्ट में अगर बैंक को कोई डेट पे करना है तो वो ये होगा, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये बॉन्ड ही ऐसे होता है. और इन्वेस्टर इसलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि नॉर्मली इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, 14%, 15%, इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट होते हैं. सो दिस इज एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड. इन दोनों में बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिक्स लाइबिलिटी नहीं. बट टीयर 2 कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि रिजर्व, अब अगेन इनका पर्पस क्या है, बैंक ने अपने पास रिजर्व रखना है. क्यों? क्योंकि उनका रिस्क वेटेड एसेट्स बहुत है.
उन्होंने अपने जो लोन दे के रखे हुए हैं उसमें रिस्क होता है। अब उसके अकॉर्डिंग उनके पास अपना पैसा होना चाहिए कि भैया मान लीजिए अगर डिफॉल्ट हो जाए तो हम यहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये रिजर्व अपने पास उन्होंने रखा है टियर 1 रिजर्व। टियर 2 कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो अनसिक्योर्ड डेट है, सबऑर्डिनेटेड डेट है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, बट मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड इसकी 5 इयर्स होती है। इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म का एक तरीके का डेट है, इजी डेट है, आप इजीली पे बैक इसे कर सकते हैं। दिस इज टियर 2 कैपिटल। नाउ जो जो बैंक के टोटल रिस्क वेटेड एसेट है, जो उन्हें टोटल अपने पास कैपिटल रखनी है अंडर बासेल 3 नॉर्म्स, वो रखनी है 8% कलेक्टिवली बासेल 3 के अकॉर्डिंग। 8% कलेक्टिवली। कौन से? टियर 1 एंड टियर 2 बॉन्ड्स। टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल जो हमने ऊपर स्टडी की, इनका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? 8% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट जो भी काउंट होंगे बैंक के द्वारा, रिस्की जितने भी एसेट है उसका 8% इनका टियर 1 और टियर 2 कैपिटल के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट चीज है कि बासिल 2 नॉर्म्स में भी 8% ही ये लिमिट थी, लेकिन इसमें बासेल 2 नॉर्म्स में ये ये जो कैपिटल थी, ये थी 4% फॉर टियर 1 एंड 4% फॉर टियर 2। भैया ठीक है, 4% आप टियर 2 टाइप के बॉन्ड रख लो, मतलब जिसे आपको पे बैक करना है लेकिन लॉन्ग टर्म में करना है, और 4% आप ऐसा कैपिटल रखो जिसे आपको किसी को पे बैक करने की लायबिलिटी या मैंडेट ना हो। इस 4% को बासेल 3 में 6% कर दिया गया क्योंकि इसमें लोअर रिस्क इन्वॉल्व है, और इस 4% को डिक्रीज कर दिया गया 2% में। दिस इज बेसिकली योर बासेल 3 नॉर्म्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है कि बासेल 3 नॉर्म्स में एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया गया 8% के अबव, कि भैया आपको एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। सो आपको एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर भी क्रिएट करना है। कितना? 0 से 2.5% का। ये काउंटर साइक्लिकल क्यों इसका नाम दिया गया है? काउंटर साइक्लिकल इसका नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी वी मीन कि इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है हम उसे वहां से नीचे या ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल लाइन पे हो। इट मीन्स अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही है तो ये इन्फ्लेशन कॉज कर सकती है, समझ रहे हो, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इतनी हाई कि इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, मुद्रास्फीति हो जाए। तो यहां से इसे नीचे लाना जरूरी है। इट मीन्स बूम के पीरियड में अगर कोई कोई कंट्री में सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, इट वुड मीन कि बूम के पीरियड में वो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होगी। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, लोगों को अब हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और डिमांड इसकी वजह से कम होगी। तो डेफिनेटली ये स्टेबिलाईज करना जरूरी है। और यहाँ पे जो आपकी काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी होगी डिप के पीरियड में, उस वक्त जब इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है, उस वक्त जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी होगी वो नॉर्मली ऐसी पॉलिसी होगी जो कि इसको ऊपर बूम, ठीक है, बूम की तरफ ले जाए या फिर इसे और ज्यादा बूस्ट करे। दैट वुड मीन कि इकोनॉमी के लो फेज में अगर कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करे, डिक्रीज करे, ठीक है, उस केस में वो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी बनेगी। सो प्रो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या? जो साइकिल को और ज्यादा बूम दे, ठीक है, जो साइकिल को और ज्यादा बूस्ट करे, अगर वो हाई है तो और ज्यादा हाई करे, लो है तो और ज्यादा लो करे, दैट इज प्रो साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल क्या? जो कि स्टेबलाइज करे, राइट। तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्रिएट करने की बात इसमें हुई। वो कैसे? कि भैया जब आपके बैंक में प्रॉफिट उनके बूम की ओर जा रहे हैं तो बैंकों पे लाइबिलिटी होगी कि वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, इतना हिस्सा अपने पास रखे कि रिस्क वेटेड एसेट का 0 से 2.5% तक का उनका कैपिटल एक तरीके से काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बने। ये कब काम आएगा? भैया जब उनके, मान लीजिए उन्होंने एक बफर ऐसा क्रिएट कर दिया और अब उनके कोई एक ऐसा इकोनॉमी में फेज आया कि बैंकों की जितने प्रॉफिट है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उस केस में उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, लो के साइकिल से बाहर निकलने के लिए वो इस बफर का यूज कर सकते हैं। सो कलेक्टिवली बासेल 3 नॉर्म्स 10.5% ये यहाँ तक पहुंचती है, समझ रहे हो। अब कंट्रीज ने, जैसे इंडिया जैसी कंट्री ने, आरबीआई ने अपने हिसाब से इस लिमिट को और ज्यादा इंक्रीज कर रखा है। इंडिया में अराउंड 11.5% के
ये चलता है, एनबीएफसीज के लिए और ज्यादा है, ठीक है। तो अलग अलग बैंकों के लिए, एनबीएफसीज के लिए ये जो लिमिट्स हैं बफर क्रिएट करने की, ये डिफरेंट रखी गई है। सो ये कंट्री स्पेसिफिक है, अलग अलग चीजें। तो दिस इज द थिंग जो कि आपको याद रखनी है बासेल 3 नॉर्म्स के बारे में। फिर हमने देखा था कि सरफेसी एक्ट जो है वो किसी भी अनसिक्योर्ड एसेट पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सिक्योर्ड एसेट पे लागू हो रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि एग्रीकल्चरल, वेदर मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी इज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी डिसाइडेड बाय डीआरटी कांट इन्वोक द रिट ज्यूरिसडिक्शन। एक्चुअल में क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड को भी आप आप सार्फेसी एक्ट के तहत कुर्की नहीं करवा सकते हैं। द केस इज दिस, इसीलिए केरला हाई कोर्ट में रिसेंटली ये जजमेंट भी आई। नाउ सरफेसी एक्ट क्या है? इसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन मींस कि मान लीजिए किसी बैंक ने, सिक्योरिटाइजेशन किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास अगर, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 बिस्कुट है और उनकी वैल्यू 100 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, बोलूंगा कि मेरे पास भैया 10 बिस्कुट है और इनके प्राइस के इक्विवेलेंट मैं आपको 100 रुपए का एक बॉन्ड इशू करता हूँ। इन केस मेरा डिफॉल्ट हुआ तो मेरे पास है ही है 10 बिस्कुट, ये मैं आपको पे बैक कर दूंगा। इट मीन्स मैंने इसे सिक्योरिटाइज कर दिया, इसे सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो? अपने बिस्कुट को, रियल गुड्स को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। अब ये सिर्फ गुड्स का नहीं होगा, ये लोन का भी हो सकता है। जैसे बैंकों के लोन होते हैं, लोन बांट रखे हैं, मान लीजिए 10 लाख का लोन है, बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है। बैंक क्या कहेगा, भैया मेरे पास ये 10 लाख का लोन पेंडिंग है, रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसका एक 10 लाख या फिर हेयर कट चार्ज करके आपको, ठीक है, आपके प्रॉफिट को कंसिडर करके मैं आपको 8 लाख की एक सिक्योरिटी इशू करता हूँ। आप मुझसे ये परचेज कर लीजिए, ठीक है, और मुझे 8 लाख आप दीजिए। और आप जो है इसकी, ये जो रिकवरी है, रिकवरी अमाउंट आप रख लीजिए अगर आप रिकवर कर पाते हैं तो। दिस इज बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन। अभी एसेट्स का भी होता है। मान लीजिए किसी ने होम लोन लेके रखा हुआ था, तो घर को सीधा कुर्की करवाने के बजाय, ठीक है, बैंक कह सकता है कि हमारे पास घर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर चाहता है कि इस पे इन्वेस्ट करे, तो होम के नाम पे हमने जो सिक्योरिटी इशू करके रखी हुई है, इस पे आप इन्वेस्ट कर दें। तो डायरेक्टली होम का, डायरेक्टली इस घर की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के बजाय आपने उसके नाम पे एक इंस्ट्रूमेंट, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट वहां पे क्रिएट कर दिया मार्केट में, ताकि मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो सके। दिस इज बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन, राइट। रिकंस्ट्रक्शन तो वही है कि भैया मान लीजिए अगर लोन डिफॉल्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो कंपनी जो है डिफॉल्ट से बाहर आ सके और पे बैक कर सके। दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। तो सरफेसी एक्ट जो 2002 में लाया गया, इसका मेन काम ही है कि बैंकों को ये एम्पावर करता है। पहले क्या करना पड़ता था बैंक को, पहले जाना पड़ेगा उन्हें कोर्ट में, कोर्ट में ये अपनी, ठीक है, अपनी अपील डालनी पड़ेगी, ठीक है, पिटिशन डालनी पड़ेगी, भैया इस बंदे ने हमारा लोन पे बैक नहीं किया है, कुछ इसका कीजिए, हमें ऑर्डर दीजिए। अब बैंक के लिए इसका कॉस्ट बहुत है, ठीक है, कोर्ट में जाने की कॉस्ट बहुत है। हर एक लोन पे, मान लीजिए भाई छोटे लोन्स पे ज्यादा इसकी इम्पैक्ट था, मान लीजिए 4-5 लाख का लोन है, अब भैया 2-3 लाख रुपया तो वो कोर्ट की हियरिंग में लगा रहे हैं, तो कॉस्ट बहुत थी। इसी कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए मेनली, ठीक है, इस प्रोसेस को इजी करने के लिए सरफेसी एक्ट के द्वारा बैंकों को अब एम्पावर कर दिया गया कि जो भी सिक्योर्ड लोन होंगे, कोर्ट में जाने के बजाय, अगर आपका डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है, अगर किसी किसी एक पर्टिकुलर बंदा कोई पे बैक नहीं कर रहा है आपका आपका मनी, तो डिफॉल्ट के केस में आप कोर्ट जाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा जाकर के आप कुर्की करवा दो उसकी, ठीक है, या फिर सीधा जाकर के उस पर्टिकुलर एसेट जो उसने आपके सामने कोलेटरल के रूप में रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर एसेट को राइट, उस एसेट को आप जो है मार्केट में जाकर के बेच सकते हैं, ठीक है, या फिर उसकी, राइट, उसकी आप ऑक्शन वगैरह कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर सरफेसी एक्ट। नाउ सरफेसी एक्ट 2002 इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। फॉर एग्जाम्पल आपका होम लोन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्टगेज हो गया, ठीक है, प्लेज एटसेट्रा हो गई, तो इन्हीं चीजों पे बैंक जो है सरफेसी एक्ट को एनफोर्स कर सकता है। जो अनसिक्योर्ड लोन है, फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, राइट, एंड देन द अदर टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक ऐप, बैंकिंग ऐप से आपने जो लोन लिया हुआ है, वो जो 50,000 वाला है, दे आर बेसिकली योर अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन लोन हो गया, ये भी आपका अनसिक्योर्ड लोन है। तो इन अनसिक्योर्ड लोन में बैंकों को फिर भी उसके बाद भी अब कोर्ट जाना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन पे सरफेसी एक्ट नहीं लग रहा है कि भैया आपने कोई रखा ही नहीं है, आपने कोई कोलेटरल रखा ही नहीं है, तो कुर्की किस चीज की करवाएगा बैंक, तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे पिटिशन डालनी पड़ेगी। लेकिन रिसेंट में क्या हुआ है
कई ऐसी चीजें थी जहां पे पहले सरफेसी एक्ट नहीं लगता था, लेकिन रिसेंट में लगना शुरू हुआ है। रिसेंट एप्लीकेशन क्या है? पहले एनबीएफसी पे सरफेसी एक्ट नहीं लगता था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू 2020 में, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि सरफेसी एक्ट इनमें से कहाँ कहाँ लगता है? बैंकों में लगता है, यस, ठीक है। आपके कोऑपरेटिव, ये अभी देखें कि कोऑपरेटिव बैंक का क्या इशू है, ठीक है। आपके अदर बैंक्स में, फॉर एग्जांपल रीजनल रूरल बैंक एटसेट्रा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एटसेट्रा, सब में लगता है। एनबीएफसी में लगता है, यस लगता है। सभी में लगता है, नो। किन में लगता है? जिनका एसेट साइड 100 करोड़ से ऊपर हो, मतलब जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का बैंक लोन अपना लोन दे करके रखा हो, वो एनबीएफसी। नंबर 2, एनबीएफसी को अगर सरफेसी एक्ट के तहत कुर्की करवानी है तो सिर्फ ऐसे लोन की करवा सकते हैं जिसकी मिनिमम साइज 50 लाख हो। तो सारी एनबीएफसी नहीं यूज कर सकती है सरफेसी एक्ट को, सिर्फ वो जिनका मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़ है, और जो ठीक है, जो उनका मिनिमम जो लोन का साइज है, पर्टिकुलर लोन का साइज, वो 50 लाख से ऊपर हो। देन कोऑपरेटिव बैंक पे भी ये लागू होता है। पहले लागू नहीं होता था, व्हाई? बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये डायरेक्टली पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, बीआरए के तहत एस्टेब्लिश नहीं होते थे। कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होते थे। तो पहले इन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह बैंक कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपनी फिर से रूलिंग दी कि भैया कोऑपरेटिव बैंक्स शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज एज बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन में जो बैंक है, उसमें कोऑपरेटिव बैंक भी आप इंक्लूड करो। अब उस वजह से सरफेसी एक्ट इन पे भी लग रहा है, और ऐसा ही एनबीएफसी का केस है। एनबीएफसी पे सरफेसी एक्ट क्यों नहीं लगता था? क्योंकि एनबीएफसी जो है वो बैंकिंग लाइसेंस जो है आरबीआई एक्ट के अंडर लेती है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं होती है। There are two acts. Banking Regulation Act is basically dealing with banking functions, 1949 Act. Then there is RBI Act. एनबीएफसी को आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेट करता है आरबीआई, जिन जिन एनबीएफसी को करना होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन भैया जो सरफेसी एक्ट था वो तो बनाया ही गया था सिर्फ बैंकों के लिए, तो इसके लिए अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री को नोटिफिकेशन निकालनी पड़ी। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा वो पूछ सकता है ना। कई ऐसी चीजें हैं जहां अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन सी? नंबर 1, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब उसकी कुर्की आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते, करवानी है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। नंबर 2, ऐसे लोन पे भी अप्लाई नहीं होगा। देखो, एनबीएफसी के केस पे तो 50 लाख से बड़ा लोन होना चाहिए, तभी आप कुर्की करवाएंगे। लेकिन जो जो अदर बैंक्स हैं, उनके लिए अगर 1 लाख से छोटा लोन है तो आप वहां पे सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते। एंड उन केसेस में भी सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते जहां पे मिनिमम 80% जो लोन है वो आपने पे ऑलरेडी कर रखा हुआ है ना। लीगल रेमेडी भी होगी। अगर मान लीजिए बैंक ने कुर्की करवा दी तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली आप डेट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, ये रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के तहत बने हुए हैं। तो याद रखना, ये सरफेसी एक्ट के तहत नहीं बनते हैं, इनका अलग से एक्ट था। पहले भी इंडिया में ट्राइब्यूनल्स स्टैब्लिश किए गए। अब ट्राइब्यूनल के बारे में अगर थोड़ा और जाएं तो इंडिया में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट provided for establishment of tribunals under Article 323A and 323B. 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, बी ट्राइब्यूनल फॉर अदर पर्पसेस। अब 323B के तहत जो ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश हुआ है उनमें से एक ट्राइब्यूनल ये भी है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स विच आर स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स। और स्टैब्लिश किस एक्ट के अंडर हुए हैं? एक्ट वो है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बैंक के एक्शन से, तो आप डीआरटी जा सकते हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। वहां से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल जाएंगे। वहां पे भी अगर रिलीफ में कमी आ रही है तो आप भैया सीधा जाएंगे सुप्रीम हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द process. And SARFAESI Act provides access to banks and financial institutions covered under the Act for recovery of secured debt from borrowers without intervention from the court at the first stage. Already we have done. यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आएगा। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बासिल 3 नॉर्म्स, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एटसेट्रा। नाउ
इंडिया में एक नया लैंडमार्क, एक अचीवमेंट है, हम इसे कहेंगे स्टॉक मार्केट की, कि भैया इन्वेस्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? सेबी ने। लेकिन डिजाइन किसने किया है? इन सारे स्टॉक्स ने, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं इन सब ने मिलकर के अपना एक इन्वेस्टर के लॉस को कम करने के लिए इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इट इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी नेट। अब ये काम कैसे करेगा? ये एक ऐसा नेटवर्क है, मान लीजिए जब भी आपके एरर होते हैं, कम्युनिकेशन एरर होते हैं, ग्लिचेस होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस स्टॉक मार्केट में, कि पर्टिकुलर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अगर स्टॉक्स हाई हो रहे हैं या फिर स्टॉक एकदम से रिड्यूस हो गए, बट इन्वेस्टर तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि भैया बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल किया गया होगा। तो भैया इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं टेक्निकल ग्लिच की वजह से कि वो अपना जो है पैसा यहाँ से वापस निकाल सके, वो ऑर्डर, रियल ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया। तो उस केस में जो है, इन टेक्निकल ग्लिचेस के केस में ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म काम करेगा। ये काम कैसे करेगा? भैया ये सिर्फ ओपन पोजीशन को क्लोज करने के लिए है। यहाँ आप नया चीज बाय नहीं कर सकते, जो आपने ऑलरेडी बाय किया है उस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं रिस्क आने के चक्कर में। हाउ? मान लीजिए कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इन्वेस्टर ने बाय कर दिया, एकदम से नीचे गया और मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करेगा? वो इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के सीधा ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे वहां पे जाकर के सीधा जो है एंटर कर सकता है कि मैं आउट होना चाहता हूँ, अपनी पोजीशन को सेल करना चाहता हूँ। अब जिस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म आपका टाइम भी रिकॉर्ड करेगा, जिस टाइम पे उसने ये इस तरीके का ऑर्डर प्लेस किया कि आई एम विलिंग टू सेल माय ऑर्डर, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जब प्लेस करी, तो उस इंस्ट्रक्शन को, उस टाइम को वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा, और जब ये ग्लिचेस रिजॉल्व हो जाएंगे, तब यहाँ से डेटा लेकर के उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को उसका पैसा पे बैक किया जाएगा कि हाँ, तुम इस पोजीशन में नहीं थे, तुमने यहाँ पे पहले ही रिवर्ट कर दिया था और तुमने, ठीक है, अपना जो जो पोजीशन है उसे स्केयर ऑफ मतलब सेल कर दी। दिस इज बेसिकली स्केयरिंग ऑफ, राइट। अब अगेन ये एल्गो ट्रेडिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? ऐसी ट्रेडिंग जो एल्गोरिदमिक हो। ऐसे एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे ऐप आजकल बन गए हैं जिसमें एल्गोरिदम, कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेडिंग होती है। अब ये एल्गोरिदम ऐसे सेट किए गए हैं कि इन्वेस्टर का पैसा उसे मैक्सिमम वापस मिले। क्लेम ऐसा किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है वो हमेशा असत्य है। और ऐसे ही एल्गो ट्रेडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्लाइंट्स, ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे भी लागू नहीं है। इट मींस जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल आपके राइट, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, देयर आर सो मेनी बिग इन्वेस्टर्स जिन पे, जो कि इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, उनकी इंस्टीट्यूशन है अपनी इन्वेस्टमेंट के, दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर आल्सो नॉट कवर्ड अंडर दिस IRRA। दिस इज बेसिकली फॉर आई मीन द पीपल हु हैव लो रिस्क पोटेंशियल। भैया वो रिस्क नहीं ज्यादा चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे और आपकी तरह जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, उनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक स्टेप लिया गया है। नाउ, और अगेन ये ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बनेगा। जो भी आपके स्टॉक हैं, नंबर वन, ये प्लेटफॉर्म स्टॉक को खरीदने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, सेल ऑफ करने के लिए है। नंबर दो, ये ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस के लिए भी, ठीक है, जो आपने स्टॉक पहले लेकर रखे हुए हैं, खरीद रखे हुए हैं, उन स्टॉक्स को आप इसमें स्केयर ऑफ नहीं कर सकते। ये ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस के स्टॉक क्या होते हैं? ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस सेटलमेंट इज बेसिकली जहां पे आपको मैंडेटरली डिलीवरी देनी हो, और नॉर्मली ये इंट्राडे नहीं होती है। मैंडेटरी डिलीवरी, इट मींस आपने मान लो टाटा के स्टॉक्स TOT पे अगर खरीदे, तो इट मींस कि मान लीजिए आपने 3600 के स्टॉक खरीदे, तो आपको ये 3600 टाटा को देने पड़ेंगे मैंडेटरली, और टाटा आपको ये 3 स्टॉक्स देगा वापस मैंडेटरली। ये ट्रेड फॉर ट्रेड हुआ, मैंडेटरली ये होगा। उसी के बाद आप ये सेल कर सकते हैं, उससे पहले आप ऑर्डर से रिवर्ट नहीं हो सकते। लेकिन नॉर्मली इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में आपको स्टॉक ट्रांसफर नहीं होते हैं कभी भी, स्टॉक के प्राइस को बस ट्रैक किया जाता है, ठीक है, वो स्टॉक ट्रांसफर नहीं हो रहे होते हैं, ना ही कंपनी को वो पैसा जा रहा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ये बेसिकली एक, ठीक है, ऊपर ऊपर की ट्रेडिंग होती है कि स्टॉक की वैल्यू को, उसकी प्राइसिंग को डिटरमाइन करने की एक ट्रेडिंग होती है। ना कंपनी को पैसा रियल टर्म्स में जा रहा है, ना इन्वेस्टर को स्टॉक रियल टर्म्स में जा रहे हैं। वो पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में घूमता रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में, कि भैया ठीक है, मैंने ये इस स्टॉक की वैल्यू का इतना पैसा, ये स्टॉक खरीद के रखा हुआ है। डिलीवरी, ठीक है, इसकी नॉर्मली होती नहीं है।
बट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे आपको पैसा डिलीवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टॉक भी मिलेगा, उसके बाद आप ये वापस बेच सकते हैं किसी दूसरे को। सो ये ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये भी यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट बात है, आईपीओ से रिलेटेड टर्म्स आपकी पूछी जा सकती है। दिस इज द लास्ट आर्टिकल। आई होप आप काफी बोर भी हो चुके होंगे अब तक। अब टाटा टेक्नोलॉजी ने अपना आईपीओ इतना लॉन्च किया भाई कि 69 टाइम्स हाई हो गया। ठीक है, ये जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट सोचा और जितने इन्होंने अपने, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अपने शेयर ऑफर किए इन्वेस्टर्स को, डिमांड उससे अराउंड 70 गुना ज्यादा है। अब इससे रिलेटेड आपके आईपीओ से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईपीओ क्या है? जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना डिसाइड करती है, इट मीन्स जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करना पहली बार डिसाइड करती है, दैट इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब वो दूसरी तीसरी बार नए शेयर ऑफर करे उसे हम कहेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, राइट, जो जो बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब जब आप कहीं पे आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ लॉन्च करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी, बीएससी एटसेट्रा हो गए। बट यहाँ पे हर कोई स्टार्टअप जाकर के वहां पे खुद को आईपीओ वहां पे लॉन्च नहीं करवा सकता है। नो, इसकी एक क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल लगभग 10 करोड़ होनी चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका पोस्ट इशू अराउंड 25 करोड़ होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल बनेगा कि एनी कंपनी कैन लॉन्च आईपीओ? नो, सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा, आपको अब यहाँ पे पता है ना। कुछ एक रिलेटेड टर्म्स होती हैं जो आपको याद रखना है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इकोनॉमी के क्वेश्चन में अगर आए, समझ लेना आईपीओ से रिलेटेड है। ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, अगर किसी को भी आईपीओ लॉन्च करना है तो उसे अपना एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मैंडेटरली ये पब्लिश करना पड़ेगा, मैंडेटरली, और ये सबमिट करना पड़ेगा। ये जो आपका एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कि आपके आईपीओ के बेसिक इशू के फिक्चर्स होंगे कि भैया आईपीओ है, इसके शेयर की वैल्यू इतनी होगी, शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करने का हमारा फॉर्मूला ये सब चीजें इसमें लिखी होगी। दिस इज योर एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। देयर इज समथिंग नोन एज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कि नॉर्मली कंपनी जिस चीज के लिए आईपीओ इशू कर रही है, मतलब पब्लिक से जिस चीज के लिए पैसा मांग रही है, वो गोल ऑफ आईपीओ एटसेट्रा, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डालना पड़ता है। उसे अपनी बैलेंस शीट एटसेट्रा डिटेल में डालनी पड़ेगी ताकि ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाए। साथ में ये आपको सबमिट करनी पड़ेगी सेबी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन में आ सकती है। देन एंकर इन्वेस्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कंफ्यूज नहीं करना है एंजल इन्वेस्टर से, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर यूजुअली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स को इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है, कैपिटल देते हैं। वो एंजल बन करके आते हैं किसी भी एक स्टार्टअप के लिए। दीज आर नोन एज योर एंजल इन्वेस्टर्स। नाउ एंकर इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट। एंकर इन्वेस्टर आईपीओ से रिलेटेड है। एंकर इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो कि बड़े इन्वेस्टर हो, समझ रहे हो, बहुत बड़े इन्वेस्टर हो। एंकर इन्वेस्टर ये सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टार्टअप में, और पूरे आईपीओ का अराउंड 50% जो साइज है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, इनके लिए रखा जाता है। इन्हें कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी एक कैटेगरी होती है एंकर इन्वेस्टर की। वो इतने बड़े इन्वेस्टर होते हैं कि मिनिमम इन्हें 10 करोड़ रुपए का अगर आप खरीद रहे हो तो आप एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आओगे। तो पूरे आईपीओ का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, और उस पूरे पूरे 50% का भी 60% सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है। दिस इज द थिंग। देन प्राइसिंग मैकेनिज्म दो तरीके की होती है। एक होती है फिक्स प्राइस, कि कंपनी जाएगी बोलेगी कि मैं 100 रुपए का एक शेयर दूंगी, फिक्स है। बुक बिल्डिंग इज कि मैं मार्केट में जाऊंगी, लोगों से पूछूंगी कि भैया आप क्या ऑफर करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस को डिटरमाइन करूंगी। दिस इज योर बुक बिल्डिंग प्राइस। बुक बिल्डिंग में एक होता है फ्लोर प्राइस, जो कि कंपनी सेट करती है कि मिनिमम आपको 10 तो पे करना ही है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट की डिमांड हाई है तो आप पे करो। बट हो सकता है कि मार्केट की डिमांड हाई हो तो ये मिनिमम प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, 40 रुपए, 50 रुपए एक एक शेयर की कीमत। तो उसे हम कहेंगे इशू प्राइस, जो रियल प्राइस है। अगेन एक होता है ग्रीन शू ऑप्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन? ओवर अलॉटमेंट, जैसा कि यहाँ पे आईपीओ में हुआ, ठीक है, टाटा टेक का, कि भैया 70 गुना ज्यादा डिमांड आई। अब इस डिमांड को फुलफिल कैसे करें? इसके लिए एक ऑप्शन रखा गया है, ग्रीन शू ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आईपीओ के जो मैनेजर होते हैं मेनली, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो
इनिशियल जितने शेयर थे, मान लो आपने 100 शेयर पहले ऑफर किए, उन 100 शेयर्स में 15% मोर आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आर्बिट्ररीली आपने मान लो 70% डिमांड और बढ़ गई, ठीक है, तो 70% ज्यादा शेयर इशू किया, नो, समझ रहे हो? इसमें 15% मोर शेयर आप ऑफर कर सकते हैं, है ना? और ये विद इन 3 डेज ऑफ ऑफरिंग, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ ऑफरिंग आपको ये इशू करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ओवर डिमांड है तो उसमें आप ग्रीन शू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब आप जो है एक्स्ट्रा शेयर वहां पे इशू कर सकते हैं टू फुलफिल द डिमांड, बट कितने एक्स्ट्रा? ओनली 15% के आसपास। दिस इज इट। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे गाइस। आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे बताइए कि कैसे इन सेशंस को बेटर किया जा सकता है, ठीक है। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड यस, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, ठीक है, मेंस 2023 का फिर से रिजल्ट आया और मैं फिर से एक बार फिर से फेल हो गया हूँ मेंस में, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, आई होप ये सेशंस थोड़ी हेल्प आपकी प्रिपरेशन में कर पा रहे होंगे। पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और चीजें आती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। हाँ, वो लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।